नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरे सहयोगी शरद हैं, जो कि सांकेतिक भाषा के जरिए आपको खबरों से रूबरू करवाएंगे। तो खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। कोलकाता कांड के विरोध में टीएमसी के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने पद से दिया इस्तीफा। राजनीति से भी लिया संन्यास। पत्र लिख ममता बनर्जी की कार्यशैली पर उठाए सवाल। कहा, आरजीकर अस्पताल दरिंदगी मामले में मुख्यमंत्री ने नहीं उठाया कोई ठोस कदम। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रामबन में की चुनावी रैली। कहा, भाजपा स्पष्ट बहुमत के साथ बनाएगी सरकार। वहीं पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस समेत अन्य दल भी प्रचार में जुटे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ बिल्डिंग हादसे के घायलों से अस्पताल में की मुलाकात। घटना में अब तक 8 लोगों की मौत। मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पुलिस ने बिल्डिंग मालिक के ऊपर दर्ज की एफआईआर। बारिश का दौर रहेगा जारी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत समेत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और ओडिशा समेत कई राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट। और बेलारूस की आर्यन सबालेंका बनी यूएस ओपन महिला एकल वर्ग की चैंपियन। फाइनल में जेसिका पेगुला को दी मात। सबालेंका के करियर का तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चौतरफा घिरी हुई हैं। ममता सरकार को अब इस मामले पर बड़ा झटका लगा है। टीएमसी के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने मामले पर ममता सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने सक्रिय राजनीति से भी संन्यास ले लिया है। अपने पत्र में उन्होंने लिखा, आरजीकर अस्पताल में हुई दरिंदगी को लेकर उन्हें उम्मीद थी कि सरकार कोई तुरंत बड़ा कदम उठाएगी, लेकिन उन्होंने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। अब जो उन्होंने कदम उठाया भी है तो उसमें बहुत देरी हो गई है। उन्होंने कहा कि अब राज्य में शांति बहाल होनी चाहिए और दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। और वहीं इस मामले में जवाहर सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आरजीकर अस्पताल में दर्दनाक बलात्कार और हत्या की घटना के बाद पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इस मामले को गलत तरीके से संभालने के कारण मैं सांसद के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। राजनीति छोड़कर मैं न्याय के लिए लोगों के संघर्ष में उनके साथ रहना चाहता हूं। मूल्यों के प्रति मेरी प्रतिबद्धता अपरिवर्तित है। और वहीं जवाहर सरकार ने इस्तीफे के साथ ममता सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। जवाहर सरकार ने ममता बनर्जी को लिखे अपने इस्तीफे में आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में इंसाफ के लिए हो रहे विरोध प्रदर्शन का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा, मैंने सरकार के खिलाफ लोगों में कभी इतना गुस्सा नहीं देखा। आरजीकर मामले में प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के पक्ष में ममता बनर्जी ने कुछ नहीं किया। ममता सरकार ने कार्रवाई में बहुत देर की। डॉक्टरों का विरोध गैर राजनीतिक है, ऐसे में उन पर कार्रवाई करना सही नहीं। पश्चिम बंगाल को बचाने के लिए कुछ तो कीजिए। ममता सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मौन है। पूर्व शिक्षा मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत मिलने पर मैंने विरोध किया, लेकिन मुझ पर ही सवाल खड़े किए गए। और टीएमसी से राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार के इस्तीफे के बाद ममता बनर्जी सरकार पर भाजपा हमलावर है। पश्चिम बंगाल भाजपा के सह प्रभारी अमित मालवीय ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने लिखा कि तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने पार्टी में भ्रष्टाचार और आरजीकर रेप हत्या के मामले में लापरवाही का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ममता बनर्जी पर आरजीकर रेप और हत्या मामले में कोलकाता पुलिस कमिश्नर के साथ मिलकर सबूत मिटाने का आरोप लगाते हुए उनका इस्तीफा मांगा।
उन्होंने लिखा कि सीएम ममता बनर्जी और कोलकाता पुलिस आयुक्त के इस्तीफे के बिना स्वतंत्र जांच संभव नहीं है। अमित मालवीय ने ममता बनर्जी और कोलकाता पुलिस आयुक्त के पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग करते हुए चेतावनी दी कि न्याय के लिए आंदोलन जारी रहेगा। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात आगामी विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने जम्मू के रामबन में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में हुए विकास का जिक्र किया और कहा कि भाजपा स्पष्ट बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी। केंद्र शासित प्रदेश घोषित होने के बाद धारा 370 और 35 से समाप्त होने के बाद आपने देखा होगा पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ है, उसमें 58% से अधिक जम्मू कश्मीर के बहनों भाइयों ने मतदान किया है। यहाँ पर किस तरीके से टूरिस्ट की संख्या तेजी के साथ बढ़ी है, जाकर देखना हो तो श्रीनगर में जाकर देखिए। यहाँ पर लगभग 35 वर्षों तक कभी दाहिया नहीं निकला था। रेल कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन सब का कितनी तेजी के साथ विकास हुआ। और वहीं इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और वो दिन दूर नहीं जब भारत विश्व में सबसे आगे होगा। उस समय 2014 में धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, इकोनॉमी की साइज के मामले में हमारा भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। 7-8 वर्षों के अंदर ही हमारी सरकार ने मेरे बहनों भाइयों का करिश्मा कर दिया। जो अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में हमारा भारत दुनिया में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर आज 5वें स्थान पर पहुंच गया है मेरे बहनों भाई। और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के बनिहाल में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। राजनाथ सिंह ने कहा कि लंबे समय तक शासन करने के बाद भी कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी जम्मू कश्मीर का भला नहीं किया। कांग्रेस हो, चाहे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर के साथ इनकी हुकूमतों ने इंसाफ नहीं किया। रिलीजन के आधार पर आपके जज्बात को, आपकी भावनाओं को उभार कर इन्होंने वोट हासिल करने की कोशिश की है। पॉलिटिक्स केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए, पॉलिटिक्स यदि की जानी चाहिए तो समाज बनाने के लिए की जानी चाहिए, देश बनाने के लिए की जानी चाहिए। और आप लोग तो अब सौभाग्यशाली हैं कि धारा 370 को हमने समाप्त किया है। किस लिए समाप्त किया है? आपकी बदहाली को समाप्त करने के लिए और जम्मू कश्मीर के लोगों को खुशहाली लाने के लिए हमने लोगों ने धारा 370 को समाप्त किया। और वहीं भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की छठी लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में कुल 10 उम्मीदवारों के नाम हैं। पार्टी ने कठुआ विधानसभा सीट से डॉक्टर भरत भूषण को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा करना से इदरीस करनाही, हंदवाड़ा से गुलाम मोहम्मद मीर, सोनाबारी से अब्दुल रशीद खान, बांदीपोरा से नसीर अहम लोन, गुरेज से फकीर मोहम्मद खान को टिकट दिया है। वहीं आरएस पठानिया को उधमपुर पूर्व, कठुआ से डॉक्टर भरत भूषण, बिजनौर से राजीव भगत, बाहू से विक्रम रंधावा और मढ़ से सुरेंद्र भगत को चुनावी मैदान में उतारा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में इस बार कश्मीरी पंडित खुलकर चुनावी मैदान में आ गए हैं। आज घाटी के तमाम इलाकों में कश्मीरी पंडित चुनावी मैदान में अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता ऋषि कुमार की ये खास रिपोर्ट। अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद बदले माहौल में कश्मीर घाटी में खंडहरों के रूप में तब्दील ये इन घरों के लिए अपने मालिकों के वापस आने की उम्मीद बढ़ गई है। कश्मीर घाटी के कई इलाकों में कश्मीरी पंडित अब चुनावी मैदान में कूद चुके हैं, जिसका उद्देश्य अपने साथी समुदाय के सदस्यों की वापसी और पुनर्वास सुनिश्चित करना है, जिनकी संख्या करीब 3 लाख है।
बीजेपी उम्मीदवार और कश्मीरी पंडित वीर सराफ जी शांग्स अनंतनाग पूर्व सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका उद्देश्य समुदायों के बीच की खाई को पाटना और देश भर में फैले समुदाय की घाटी में वापसी सुनिश्चित करना है। मैंने अपने वोटर्स को खाली एक बात याद दिलाई कि उनको मैंने कारण बताए पिछले 30 साल 35 साल से क्यों कश्मीर जल रहा है, और कश्मीर जलने का वाहिद एक कारण है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब है। खाली उन्हीं की वजह से उस टाइम राजीव फारूक अकॉर्ड हुआ था, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट मफ जिसको बोलते हैं, वो इलेक्शन में आए थे। कश्मीरी पंडित और घाटी के मुस्लिम लोग आपस में मिलकर चुनाव प्रचार में आसानी से देखे जा सकते हैं। ये आज मान रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर रहें। ये माहौल बन चुका है 14 से उस कश्मीरियत को, हिंदू मुस्लिम सियाहत को जो नारा नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और एक कांग्रेस, जिस कांग्रेस ने इस कश्मीर को तबाह किया है कार के साथ, और कश्मीरी पंडित को जुल्म दिया, यहाँ के उस नौजवान को कब्रिस्तान दे दिया, ये लोग जिम्मेवार है। मैं इनसे सवाल करना चाहता हूँ, आज किस मुंह से आप आ रहे हो? इस वक्त जो हम कंटेस्ट कर रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, यहाँ के लोग, यहाँ के नौजवान खासकर, यहाँ के यूथ जो इस वक्त बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। पिछले कई सालों से ये लोग, ये नौजवान लोग जो अपने आंसू खुद पी रहे थे, और आजकल वो जैसे वो मच्छर नहीं बाहर निकलते हैं, वैसे आजकल भारतीय जनता पार्टी के साथ ये नौजवान लोग, ये हम यूथ जो है हमारे साथ दिन ब दिन जुड़ रहे ज़्यादा। 3 चरणों में होने वाले जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में इनमें से लाखों वोटर्स ऐसे भी हैं जो कश्मीर से बाहर रहते हैं। कश्मीरी प्रवासी भी वोट डाल सके, इसके लिए चुनाव आयोग जम्मू, उधमपुर और दिल्ली में 24 स्पेशल पोलिंग बूथ भी बनाएगा। अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद कश्मीर में जो हालात बने, उसके बाद अब कश्मीरी पंडितों की जो उम्मीदें हैं अब सियासी दलों से भी बड़ी हैं, और इसी वजह से तमाम उम्मीदवार भी कश्मीरी पंडितों के रूप में देखे जा रहे हैं। कैमरामैन अनिकेत के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, अनंतनाग। और वहीं जम्मू कश्मीर के शोपिया के चुनावी दंगल में पीडीपी ने यावर बांदे पर विश्वास जताया। ये सीट 2014 में पीडीपी के हिस्से में आई थी, लेकिन इस बार पीडीपी के सामने बड़ी चुनौती है। यावर बांदे स्थानीय मुद्दों और विकास की बात तो करते हैं, लेकिन अनुच्छेद 370 पर कुछ भी कहने से बचते हैं। शोपिया सीट पर पीडीपी की रणनीति पर उनसे बात की हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने। शोपियां असेंबली सीट के लिए सभी दल जोर शोर से अपना प्रचार कर रहे हैं। पीडीपी की कैंपेनिंग रैली में इस वक्त हम मौजूद हैं। यावर बांदे हमारे साथ हैं जो पीडीपी के कैंडिडेट हैं। आप बताइए किन बातों को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं? हमें ज़्यादा कुछ बोलना नहीं पड़ता है, बिकॉज जो हमारे मरहूम कायद पार्टी के मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब हैं, उन्होंने अपने टेन्योर में शोपियन को बड़े करीबी से पहचाना, परखाया और यहाँ बहुत डेवलपमेंट की। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो अलग चुनाव लड़ रही है, पीडीपी अलग, मतभेद साफ नजर आ रहे हैं। जहाँ तक असेंबली सेगमेंट का सवाल है, हर जगह हमारे कैंडिडेट्स हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस उनकी अलायंस है कांग्रेस के साथ, बट हम तो लोगों में खुद हमने डिसाइड किया है कि हम अपने दम पे इलेक्शंस लड़ेंगे। समय बदला है, समय के साथ ज़रूरतें बदलती हैं। यहाँ पर क्या क्या मुद्दे हैं जो लोगों की जो मांगे हैं उनको आप किस तरह से कंसीडर कर रहे हैं, उनसे क्या प्रॉमिसेस कर रहे हैं? क्या लगता है कि क्या यहाँ पर ज़रूरतें हैं? देखिए, यहाँ पर सबसे मेजर क्राइसिस है, एक वाटर क्राइसिस है, बिकॉज दिस इज़ अ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस एरिया। यहाँ पर एक फेमस शाह कोल बोलते हैं हम, कोल मीन्स अ लिटिल स्ट्रीम, तो उसके लिए ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है। ऑलरेडी इट हैज़ बीन डन, बट देयर आर सर्टन थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम्स है। वो एक तो उस पर काम करना है। दूसरा ये जो है हेल्थ सेक्टर में यहाँ मुफ्ती साहब के टाइम में ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स क्रिएट किए गए थे। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर स्टाफ जो होना चाहिए वो फुल फ्लैश स्टाफ है नहीं, उस वजह से इन चीज़ों पे भी हमें काम करना है, स्पेशली हेल्थ केयर सेक्टर एंड ऑल दैट। पीडीपी यहाँ पर ज़्यादातर जीतती आई है, क्या वजह है कि जो बेसिक मुद्दे हैं अभी तक कायम है, रोड्स को लेकर, हेल्थ को लेकर आप बता रहे हैं, या और भी जो अनएम्प्लॉयमेंट? देखिए, ये जो इलेक्शंस हो रही है 10 साल के बाद हो रहे हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड पिछले 10 साल में कितने काम हुए। बीजेपी का कहना है कि 370 के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं। जो कई नई इंडिपेंडेंट्स हैं उनका भी ये बोलना है कि ये आई वॉश है, सेंटिमेंटल इशू है। आपको क्या लगता है? ये बड़े फैसले हैं। आई थिंक हमारी पार्टी का एक स्टैंड है इसमें। पार्टी प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी एक लाइन टो की है
So I stand by what she said. तो इस पे मैं बात नहीं करूँगा। और अब बात लखनऊ बिल्डिंग हादसे की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ स्थित लोक बंधु अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए। इस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमें अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। वहीं इस मामले में लखनऊ पुलिस ने बिल्डिंग स्वामी राकेश सिंघल पर एफआईआर दर्ज कर दी है। एफआईआर में राकेश सिंघल पर बिल्डिंग निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग करने का आरोप लगाया गया है, जिसके कारण बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लखनऊ हादसे पर दुख जाहिर किया है। राष्ट्रपति ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि लखनऊ में बिल्डिंग गिरने की दुर्घटना में अनेक लोगों की मृत्यु से मुझे गहरा दुख पहुंचा है। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहन संवेदना व्यक्त करती हूं और घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी प्रार्थना करती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में एक इमारत हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पीएमओ ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक इमारत दुर्घटना के कारण लोगों की मृत्यु दुखद है। उन लोगों के लिए प्रार्थनाएं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। प्रत्येक मृतक के परिजनों को पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मऊ में समाजवादी पार्टी के नेता वीरेंद्र बहादुर पॉल पर उन्हीं के साथ काम करने वाली महिला ने रेप का आरोप लगाया है। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपी सपा नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के नेता ने अपने पार्टी में पद और राजनीतिक प्रभाव का नाजायज फायदा उठाते हुए उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। थाना कोतवाली जनपद मऊ में एक पीड़िता द्वारा एक व्यक्ति जिनका नाम वीरेंद्र बहादुर पाल है, जो चकमेहदी सराय लखनसी के रहने वाले हैं तथा पेशे से अधिवक्ता हैं, उनके विरुद्ध अवैध संबंध बनाने, मारपीट करने इत्यादि संबंधित एक तहरीर दी गई थी, जिस पर थाना कोतवाली पर मुकदमा अपराध संख्या 291/24 दिनांक 7/9/24 को दर्ज कर लिया गया। उनके प्रार्थना पत्र के अनुसार उक्त व्यक्ति ने उनके साथ 6 तारीख को अपने चैम्बर के पास जाकर गाली गलौच और मारपीट किया गया तथा पिछले किसी भी तथ्यों के उजागर न करने देने संबंधी धमकी भी दी गई थी। लिहाजा पीड़िता द्वारा जब थाने पर आकर इसके संबंध में तहरीर दी गई तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के अंबेडकर नगर से 1231 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि साल 2017 से पहले सपा की सरकार के दौरान गुंडों की समानांतर सरकार हुआ करती थी। ये लोग जाति के नाम पर आपको भिड़ाने का काम करेंगे, आपस में लड़ाने का काम करेंगे। ये लोग अराजकता पैदा करवाने के लिए, आपके पर्व और त्योहारों में विघ्न और बाधा डलवाने के लिए, बेटी की सुरक्षा को सेंध लगाने के लिए, व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए, अन्नदाता किसानों को शोषण करने के लिए ये लोग इसी प्रकार से फिर से जाति के नाम पर लड़ाने का काम करेंगे। और वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब किसी डकैत और माफिया के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करता है तो सपा के नेता इसका विरोध करते हैं। बेटी की सुरक्षा हो, इससे उनका दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं। उनको व्यापारी का सम्मान हो, इससे भी कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं। और तो आप देखते होंगे जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, तब ये चिल्लाने लगते हैं। थोड़ा पूछिए इन लोगों से
क्या होना चाहिए था? क्या एक निषाद बेटी के साथ जो इन्होंने अयोध्या में, क्या समाजवादी पार्टी के नेता ने, क्या ये ठीक था? क्या एक निषाद बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं? और वहीं आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जा रहा है। दुनिया भर में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 8 सितंबर 1967 से इस खास दिन को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता विषय को रखा गया है। भारत सरकार ने भी देश में साक्षरता दर को बढ़ाने की दिशा में अनेक प्रयास किए हैं। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम में शामिल हुए। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से मातृभाषा को बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि हमें एक व्यक्ति को साक्षर बनाने का संकल्प लेना चाहिए। हमें आज दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि हम एक को जरूर लिटरेट करेंगे और 6 महीने में करेंगे ताकि साल में 2 कर पाए। थीम तो बहुत ही बढ़िया है, मल्टीलिंगुअलिज्म। दुनिया में भारत के मुकाबले कोई देश नहीं है। वी आर अ यूनिक नेशन व्हेन इट कम्स टू रिचनेस ऑफ लैंग्वेज। अनुभवी खेल प्रशासक राजा रणधीर सिंह को नई दिल्ली में 44वीं आम सभा के दौरान एशियाई ओलंपिक परिषद का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। महासभा में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, जहां एशियाई खेलों में योग को शामिल किया गया, जो विश्व मंच पर भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। हालांकि अगले एशियाई खेलों में योग को प्रदर्शनात्मक खेल के रूप में मंजूरी मिली है। भारतीय खेलों के इतिहास में एक और अध्याय जुड़ गया। अनुभवी प्रशासक राजा रणधीर सिंह को 44वीं आम सभा के दौरान एशियाई ओलंपिक परिषद के निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में चुना गया। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित OCA की जनरल असेंबली में प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष PT उषा की उपस्थिति रही। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने भारत की बढ़ती वैश्विक स्थिति की सराहना की। Our government in India has successfully hosted the FIFA Under-17 World Cup in 2017, the Chess Olympiad in 2022, the FIFA Under-17 Women's World Cup in 2022, F1 Powerboat World Competition in 2022, Field Hockey World Cup in 2023, and ODI Cricket World Cup in 2023. Organizing sports is not only a platform for competition, but it is also a means of communication between cultures and countries. केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने वैश्विक खेल क्षेत्र में भारत के नेतृत्व पर जोर दिया। Our government is dedicated to advancing sports at every level through a structured and scientific approach. We focus on grassroots talents development through our flagship programs Khelo India, Let's Play India. सभा के दौरान एक और बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें एशियाई खेलों में योग को शामिल किया गया। We also witnessed a demonstration of yoga by our young yogis. I would appreciate if the sport of yoga is recognized today, as it has been approved by the Sports Committee and the OCA Executive Board. My heartfelt thanks also goes to the Olympic Association, the Sports Authority of Thailand, and the Ministry of Youth Affairs and Sports for their immense support and cooperation in hosting the General Assembly in Delhi. योग का समावेश भारत की प्राचीन विरासत को वैश्विक मंच पर लाता है। इसके साथ भारत खेल नेतृत्व के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, जो अपने एथलीटों और वैश्विक खेल पहल दोनों के लिए एक आशाजनक भविष्य की पेशकश कर रहा है। राजा रणधीर सिंह को यहाँ पर निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया काउंसिल द्वारा, और साथ ही साथ योगासना को एशियन गेम्स में शामिल करके एक बड़ा मैसेज विश्व स्तर पर पहुँचाया गया कि योगासना का रुतबा किस तरह से देश और विदेश में बढ़ रहा है। साथ ही साथ काउंसिल ने यह भी निर्णय लिया कि वो मिल करके काम करेंगे और खेल के उत्थान के लिए और खेल को बढ़ावा देने के लिए हर मुमकिन प्रयास करेंगे। कैमरामैन सौरभ शुक्ला के साथ में मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़, दिल्ली।
और बेलारूस की आर्यन सबालेंका ने साल के अंतिम ग्रैंड स्लैम के महिला एकल वर्ग का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में सबालेंका ने जेसिका पेगुला को 7-5, 7-5 से शिकस्त दी। सबालेंका का ये तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।